स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करेंगे वन शॉर्ट रिवीजन, यानी पूरे चैप्टर को हम करेंगे एक कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट। इस चैप्टर में करेंगे फिलहाल इस वीडियो में करेंगे, आपको बताएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस क्या इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पार्ट कितने पूछे जाते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या होता है पूछा जाता है। बाकी बात करोगे कि न्यूमेरिकल्स कब करोगे, तो न्यूमेरिकल्स हम इसको एंड में हम आपको करा देंगे। ठीक है, इसके लिए हम आप एक नेक्स्ट वीडियो देंगे जिसमें आपको काम कंप्लीट न्यूमेरिकल्स आपको करा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले आता है चैप्टर में कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है ना। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। बस ये एक आइडिया होना चाहिए होता है क्या है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आता है तो इसको पढ़ के मत चले जाना। ठीक है, इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रख के जाना है और बाकी ये डेफिनेशन आपको नहीं पढ़ना है, सुन लेना। क्या कहता है कि द टाइम रेट फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, यानी टाइम के साथ कैसे चार्ज फ्लो करता है। मतलब कोई चार्ज मतलब की बात करें पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, है ना। हम बात करेंगे जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पर फ्लो करता है वो हमारा क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से, यानी कितना फास्ट या स्लो फ्लो करता है, इस चीज़ को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, है ना। यानी अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत अच्छे फास्ट चल रहा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा है। और हम कहेंगे अगर हमारा इलेक्ट्रॉन की स्पीड, यानी हम बोलते हैं अगर इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो अगर फ्लो कर रहा है, यानी बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगी। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज, यानी हम करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट का जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल याद रखना। करंट का जो फॉर्मूला होता है वो चार्ज डिवाइड बाय टाइम, है ना। चार्ज को हम जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। बाकी बस यही फॉर्मूला याद रखना है और कोई फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या आता है। तो सबको पता है इसका यूनिट होता है वो एम्पियर, यानी कभी भी अगर आपसे कभी भी एग्जाम में कभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं करंट से रिलेटेड, अगर आपका अगर क्वेश्चन में अगर आपसे करंट पूछा गया है तो करंट निकालने के बाद उसके साथ उसका यूनिट हमेशा लिखें एम्पियर। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। वैसे याद रखना M0 L0 T0 A1 होता है, ये नहीं आता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये फॉर्मूला, किस लिए, क्योंकि यहाँ से आपका आ सकता है न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है इसलिए। ठीक, बाकी डेफिनेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट टर्म आते हैं, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज इंपॉर्टेंट टर्म, है ना। करंट डेंसिटी इंपॉर्टेंट टर्म, इसमें भी इसका डेफिनेशन मत याद रखना, है ना। क्या याद रखना है आपको यहाँ पर याद रखना है, वो इसका फॉर्म याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है, इसको बोलते हैं करंट डिवाइड बाय एरिया, है ना। मतलब हम बात करते हैं, लेट सपोज कि हम कह रहे हैं कि अगर लेट सपोज हम कह रहे हैं कि मान लो अगर हमारे पास यहाँ एक ऐसे वायर हो गया, ठीक, ये वायर है, इस वायर से हम कह रहे हैं अगर मान लो करंट हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, लेट सपोज करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है ना, इस टाइप से हमारा करंट जा रहा है, तो ये हो जाएगा इसका एरिया ना, ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो मैं रेड कलर से बनाया ये क्या हो गया, ये हो गया इसका करंट आई, ठीक है। और ये जो येलो कलर से बनाया ये होगा इसका एरिया। तो जब आप करंट को एरिया से डिवाइड कर दोगे तो एक टर्म आएगा जे, जिसको बोलेंगे हम करंट डेंसिटी, है ना। सिंपली इसको बोलेंगे करंट डेंसिटी जे इक्वल टू करंट डिवाइड बाय एरिया, है ना। बस ये फॉर्मूला याद रखना। पूछा जाएगा ये कैसी क्वांटिटी होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, ये एक वेक्टर होता है इसके, यानी इसके डायरेक्शन होता है। इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट का यूनिट एम्पियर हो गया और एरिया का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ तो हो जाएगा आपका यूनिट। ठीक है, यूनिट याद रखना। और ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बात समझ आ गया। फिर बात करते हैं कि इसमें क्या आपको रिलेशनशिप याद रखना है कि करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। करंट डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये एक पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि करंट डेंसिटी को हम लिखेंगे करंट डिवाइड बाय एरिया। ये फॉर्मूला हो गया जो मैंने कहा आपको यहाँ पर याद रखना, ये वाला फॉर्मूला। फिर बात करते हैं कि करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आप करंट डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, उसका रिलेशनशिप क्या होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जे इक्वल टू बोलते हैं सिग्मा ई, है ना, या इसको लिखते हैं ई बाई रो, है ना। अब ये सिग्मा और रो क्या है ना, जे को तो हमने बोल दिया करंट डेंसिटी है, ई हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बात करते हैं ये रो, ये सिग्मा और रो क्या है ना। इस को बोलते हैं सिग्मा हो गया और ये हो गया ये रो क्या है। इस सिग्मा को लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब किसी वायर से कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, कितना इजीली फ्लो कर सकता है। जितना इजीली फ्लो करेगा हम बोलेंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा है। रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, है ना। मतलब रेजिस्टेंस होता है वो कितना, उसके कितना हार्ड होगा फ्लो करना, है ना। यानी किसी वायर में से इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को बहुत ही मुश्किल है ना, मतलब बहुत से टफ है उसके लिए फ्लो होना, तो हम बोलेंगे उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। ठीक, और जितना ज़्यादा उसके लिए मुश्किल होगा उसको फ्लो होना, हम बोलेंगे उसकी कनेक्टिविटी उतनी कम है। मतलब कि यहाँ जो सिग्मा और हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और आपको बताए इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टिविटी होती है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली होता है। ये फॉर्मूला याद रखना, है ना। अगर कनेक्टिविटी हाई होगी तो रेजिस्टिविटी को कम होना पड़ेगा। बात समझिएगा, इसमें इतना याद रखना है और कुछ ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या करना है, आप एक सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना, है ना। हम बोलते हैं द वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, या सिंपल बोलते हैं द वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब क्या कर रहा है, अगर हम कहते हैं मान लो कि हमारे पास एक अगर ऐसे वायर हो गया, है ना, मैंने कहा कि अगर हमारे पास जैसे बात कर रहे हैं कि मान लो, है ना, जैसे मान लो हमारे पास वायर हो गया, ठीक, तो यहाँ से करंट कैसे फ्लो करेगा, तो देखो हमारा करंट फ्लो करता है, याद रखना करंट हमेशा फ्लो करता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब ये हो जाएगा हमारा करंट का डायरेक्शन, ठीक। ये हो गया हमारे पास एरिया, ठीक, ये हो गया मैंने बता दिया एरिया, ठीक। इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा, इलेक्ट्रॉन याद रखना इलेक्ट्रॉन हमेशा चलता है उल्टा, है ना, जिधर करंट चलेगा उसके जस्ट उल्टा चलेगा कौन, हमारा इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का चलता है बैटरी के नेगेटिव स्टार्ट होगा और पॉजिटिव पे आके मिल जाएगा कौन, हमारा इलेक्ट्रॉन, ना उल्टा चलता है हमेशा, ठीक। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ, इसे वीडी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, है ना, या ये माइनस क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, ठीक। इस वायर को ये दिख रहा है, ये जो थिक वायर है, इस थिक वायर की लेंथ कितनी है, एल है, और इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लिया, वो कितना है, ई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ और इस पोटेंशियल में एक रिलेशनशिप होता है ना, अभी बताएंगे क्या होता है। तो ये किस स्पीड से, यानी किस स्पीड से ये हमारा इलेक्ट्रॉन अंदर फ्लो कर रहा है, कितनी स्पीड से चलेगा, इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं, या इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम, डिनोट करेंगे इसको हम वीटी से डिनोट करेंगे, ठीक। फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है वीडी इक्वल टू ई इंटू ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ, जहाँ पर स्मॉल ई होता है इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एम को बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इस टाउ को बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो एक आपको नया टर्म दिखेगा टाउ, टाउ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो डिवाइड करते हैं आखिर ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो उससे पहले क्या करना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, है ना। कभी क्या पूछता है कि दिस मच की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डायरेक्टली होता है, ये एमसीक्यू में आता है, तो एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन याद रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक, बात रखना। नेक्स्ट आता है, इसको बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो कह रहा है रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो कहते हैं एक वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, एक हम कहते हैं एक वायर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स है, बस करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो जब एक पतले से वायर में से अगर बहुत से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते तो हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक पतले से वायर में, तो क्या कहता है वो आपस में कोलाइड करते हैं, मतलब उनके बीच में टकराव होता है, एक दूसरे टकराएंगे, ठीक। तो जब एक इलेक्ट्रॉन 2 बार टकराएगा ना, तो मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन हम बात करते हैं, लेट सपोज करते हैं ऐसा कि मानो मैंने मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन चला, ये इलेक्ट्रॉन आकर पहले मिला इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, ठीक, यहाँ टकराया एक इलेक्ट्रॉन से, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन करते हैं फिर चला आगे, ये इलेक्ट्रॉन, ये ब्लू इलेक्ट्रॉन फिर चला आगे, ये ब्लू इलेक्ट्रॉन फिर चला आगे, ठीक, और फिर से जाकर एक नए इलेक्ट्रॉन से ये जाकर टकराता है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसे जो टाइम लगा होगा, इस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम बोलता है, मतलब दो टकराव के बीच, है ना, इट इज द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, है ना, जब ये 2 बार टकराएगा उस दोनों टकराव के बीच का जो टाइम होगा इसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, डिनोट करते हैं टाउ से, ठीक। एक टर्म आता है इसको बोलते हैं मोबिलिटी, है ना, तो मोबिलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना, मोबिलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मोबिलिटी से जल्दी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज मोबिलिटी, है ना, क्या रखना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आप जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दोगे, है ना, तो हमें मिलेगी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको डिनोट करते हैं म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, है ना, जिस मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे बोलेंगे हम लोग मोबिलिटी। इसमें याद रखना इसका यूनिट कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी, होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, है ना, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड होता है इसका यूनिट। ये एक पॉइंट है जो आप यहाँ पर इसको चाहो तो आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, बात याद रहेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, मोबिलिटी, इंपॉर्टेंट क्या उसमें, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, कहाँ कहाँ पर आपने लिखा है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है आप निकल नहीं कर पाओगे, सिंपल एमसीक्यू आएगा फॉर्मूला पे आएगा, नहीं कर पाओगे, इसलिए याद रखना, सबसे पहले फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करो, एक पेज में लो और पेज में फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करो आज से, ठीक। अब आता है सबसे अच्छा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट, है ना, इसको बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, किसके लिए सबसे पहला, तो सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। स्टेट बोर्ड वाले के लिए ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन स्टेट बोर्ड वाले इस बार पढ़ के चले जाएंगे, है ना। तो सीबीएसई एज वेल एज स्टेट बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, है ना, जो भी स्टेट का बोर्ड होगा, असम बोर्ड कोई बोर्ड हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि रिलेशन बिटवीन करंट, है ना, करंट या तो करंट या करंट डेंसिटी
और इलेक्ट्रिक और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, है ना। स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, मान लो हमने लेट अज्यूम करते हैं कि मान लो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लो अगर हमारे पास एक वायर है, ठीक, मेरे पास एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ है ना, इस वायर की जो लेंथ है वो लेंथ हो गई एल, ठीक। एग्जाम में डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक, लेंथ हो गई एल और इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, ये हो गया इसका एल, ठीक। क्या इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे जो कि मूव कर रहे होंगे। कब? जब इसको हम जोड़ देंगे किससे? जब इसको हम जोड़ देंगे एक एक्सटर्नल पावर सोर्स से, मतलब इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। जैसे जोड़ दोगे तो क्या होगा, यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा, करंट फ्लो करता है, सबको पता है करंट ऐसे चलता है। तो कहता है कि एन, हम इस पर बात करते हैं कि एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हमें इसका पता नहीं है कि पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब के, है ना। अगर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको बोलते हैं एन, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन होंगे, ठीक। अब बताओ कि यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर बात करोगे यहाँ पे इसके अगर टोटल वॉल्यूम की, है ना, हम बात करते हैं कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम होता है ये होता है वॉल्यूम, है ना। तो ये बन जाएगा एक सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए इंटू एल, है ना। एरिया को अब उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये ए इंटू एल क्या है, इसका वॉल्यूम है। स्मॉल एन क्या था, पर यूनिट में, है ना। अगर यूनिट वॉल्यूम होगा तो एन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ए एल वॉल्यूम होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन इंटू ए एल। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस पूरे वायर के अंदर, जो मैंने येलो कलर से बनाया है। इस पूरे येलो कलर में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन इंटू ए एल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ई होता है। तो एन ए एल इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा एन इंटू एन ई एल, हो जाएंगे इतने इलेक्ट्रॉन्स ना। इसमें कितने, यानी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा एन इंटू ए एल, और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। तो इसको ई से मल्टीप्लाई कर देना, एन ए एल को ई से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एन ई एल, हो जाएंगे इतने चार्ज हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि इस टोटल लेंथ है ना, ये जो हम बात करते हैं वायर, इस वायर की लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो यहाँ से, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन की कुछ स्पीड से आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड से चल रहे हैं, वीडी की स्पीड से, ठीक। और हम कहते हैं कि उसको एक एंड से दूसरे एंड तक आने में, हम बात करते हैं इसको, मान लो इसके एंड एम से लेकर एन तक आने में से जो टाइम लगा वो टी है, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ एल हो जाएगा। तो हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर डिस्टेंस निकाला, एल इसका लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट मीन्स इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है एक इलेक्ट्रॉन को। इसकी स्पीड कितनी है, वीडी इसकी स्पीड हो गई, और टी हो गया इसको टाइम लगने वाला है इतना, तो हो गया लेंथ। अब क्या करना है इसके बाद, हमें पता है, मैंने बताया कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइड बाई टाइम, है ना। करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाई टाइम। देखो चार्ज मैंने कितने निकाला है, टोटल चार्ज आ गया इंटू एन इंटू ई इंटू ए एल, ये टोटल चार्ज डिवाइड बाई टाइम, ठीक। अब क्या करते हैं, जहां पर मैंने एल लिखा है ना, ये लेंथ है किसके इक्वल, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू वी डी इंटू टी। तो क्या कर दिया, यहाँ पर लेंथ की जगह पुट कर दिया वी डी इंटू टी पुट कर दिया। यहाँ से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए वी डी। यही है ये रिलेशनशिप क्या है हमारा, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, है ना। डी हमारा सब स्क्रिप्ट है, छोटा सा डी लिखा है ना, कंप्लीट डी मत लिखना, वी के नीचे छोटा सा डी लिख देना। क्या मतलब होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आ गया पहले रिलेशनशिप आ गया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप, ठीक। अब आगे क्या करते हैं, अब सुन इसके बाद, अगर हम इसके बाद क्या करते हैं, हमसे पूछा जाता है कि अगर बताओ करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ से सकते हैं हम इसको दोनों साइड को क्या करते हैं, करंट एरिया से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर करंट डिवाइड बाई एरिया इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए वी डी डिवाइड बाई ए, ठीक। अब यहाँ से कैंसल हो जाएगा आपका एरिया से एरिया कैंसल हो गया, और ये करंट डिवाइड बाई एरिया क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा करंट डेंसिटी जे। तो जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई वी डी, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें से कोई भी रिलेशनशिप पूछ सकता है, ठीक है। तो पहले आप क्या प्रूफ करोगे, पहले आप अगर आप एक बार आप प्रूफ कर लोगे ये टर्म, है ना, एक बार आपने ये टर्म प्रूफ कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट टर्म यहाँ से दोनों साइड को एरिया से डिवाइड कर देना, आपका आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जे, और है ना जे मतलब करंट डेंसिटी जे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी में आ जाएगा आपका रिलेशनशिप, ठीक है। तो आइदर ये या तो ये, है ना, या तो ये प्रूफ पूछा जाएगा या तो ये प्रूफ पूछा जाएगा। दोनों आएगा तो पहले आप आई निकालोगे, ए से डिवाइड करते ना, आपका जे का टर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये प्रूफ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, है ना। मैंने कहा दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, क्वेश्चन में 3 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक, क्या रखना।
नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद आता है कि ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ क्या है, देखो अब ओम्स लॉ के लिए याद रखना कि ओम्स लॉ आपसे पूछेगा नहीं ओम्स लॉ होता है क्या है। ओम्स लॉ की आपसे कंडीशन पूछी जाती है कि ओम्स लॉ होता है क्या है ना। ये नहीं पूछा जाएगा कि ओम्स लॉ वैलिड कब है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो सेंटेंस स्टार्ट ही होता है कहाँ से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब कि कभी भी पूछा जाएगा कि ओम्स लॉ वैलिड कब है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, है ना, जब कांस्टेंट टेम्परेचर ना बदले तभी ओम्स लॉ वैलिड है। तो कहता था एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड, है ना। एक वायर के दो एंड के बीच में हम एक मान लो हमने एक वोल्टेज लगाया तो उसमें करंट फ्लो करेगा। तो कह रहा है जो उसमें जो करंट फ्लो करने वाला है किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने कितना हाई वोल्टेज लगाया है। आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे उसका करंट, उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो बढ़ती चली जाएगी। ऐसा कब होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। मतलब बोलते हैं कि वोल्टेज इज करंट इज ना, दिस वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और दिस वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू यानी आई इंटू आर ना। वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू आर, मतलब वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू आर। अभी आर क्या है, आर को हम बोलते हैं ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हमने बाद में बोला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक। अब इतनी कहानी में आपको क्या रखना है, एक याद रखना कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। पहले पूछा जाएगा कि ओम्स लॉ का वैलिड है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और फॉर्मूला रखना है V इक्वल टू आई आर होता है, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। बस इतना याद रखना है और कोई कहानी इसमें याद रखनी नहीं है। बात समझ आ गया। बात करते हैं इसके बाद, ये इसका छोटा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि मतलब क्या होता है कि ओम्स क्या करता है, मतलब ये इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करेगा, हमेशा अपोज करेगा किसका, करंट के फ्लो होने का, ठीक। तभी हम डिफाइन करेंगे कि आखिर ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है। ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस इस एम्पियर, एम्पियर मतलब होता है करंट, इस करंट को अपोज कर रहा है कि ये फ्लो ना करे। जितना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, है ना, मैंने कहा आप जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाओगे आप बोलोगे करंट को फ्लो करने में उतना दिक्कत होगा। मतलब ये ओम्स है ना, जितना ज़्यादा ये रस्सी खींचेगा ऊपर, जितना ज़्यादा इसके लिए हार्ड हो जाएगा, इस आई को फ्लो करना उतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक। पीछे से पुश कौन कर रहा है, इसको एनर्जी कौन दे रही है पीछे से, इसको जो एनर्जी देता है वो होता है हमारा वोल्टेज, है ना। तो होता है वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू आर, है ना। इन सब के बीच में रिलेशनशिप है। डायग्राम नहीं बनाना है, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की कि ओम्स लॉ कब कब वैलिड है ना। ओम्स लॉ कब कब वैलिड है, ओम्स लॉ को कब वैलिड नहीं बोला गया। तो याद रखना कि ओम्स लॉ वैलिड है ओनली फॉर द व्हेन कंडक्टर इज ओमिक। मतलब ओमिक का मतलब होता है कि ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे बोलते हैं ओम्स लॉ, ठीक। तो ये फिर ओमिक ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसी के लिए वैलिड है, बाकी नॉर्मल और किसी मेटल के लिए वैलिड नहीं है। जैसे बात करते हैं कि अदर कंडक्टर कौन होते हैं, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट फ्लो करता है ना। तो कुछ कंडक्टर्स ऐसे भी हैं, है ना, यानी कुछ कंडक्टर ऐसे भी हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसमें, आप नॉट बात करो कंडक्टर की बात करोगे, आप बोल सकते हो सेमी कंडक्टर। जैसे कि हम बोल सकते हैं सेमी कंडक्टर मतलब सिलिकन, है ना। सिलिकन वगैरह कभी भी सिलिकन से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अगर सिलिकन से करंट फ्लो करेगा, बहुत कम करंट फ्लो करेगा, लेकिन ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो उसके लिए वैलिड नहीं है। और दूसरा याद रखना कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी हमारा हम ओम्स लॉ को लगा पाएंगे। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा, है ना, अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, है ना, आर वेरी करेगा, तब हम ओम्स लॉ को V इक्वल टू आई आर नहीं सॉल्व कर सकते ऐसे करके, ठीक है। बात समझ आ गया। अब आते हैं IV कर्व फॉर द ओमिक कंडक्टर, मतलब कि क्या क्या ग्राफ होता है। तो ये रहा हमारे पास जो ग्राफ है, देखो हमें गिर है, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है करंट वर्सेस वोल्टेज का, ठीक। ये क्लास 10 की चीज़ है, 12th में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक मेरे पास बता दे रहा हूँ कि अगर एक्स एक्सिस में अगर आपका करंट है ना, अगर एक्स एक्सिस में मैंने बोला अगर करंट है और वाई एक्सिस में क्या हो गया आपका, अगर हो गया वोल्टेज, इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक। यहाँ से जब आप tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा की वैल्यू होती है वो वोल्टेज डिवाइड बाई करंट होता है, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस आर बोलते हैं, ठीक। एक पॉइंट याद रखना। इसका एक और ग्राफ होता है जिसमें हम उल्टा चीज कर देते हैं। उल्टा क्या करते हैं कि हम करंट को बना देंगे हम वाई एक्सिस में और वोल्टेज को हम बना देंगे एक्स एक्सिस में, है ना। और हमें जो एंगल दिया रहेगा वो थीटा दिया जाएगा यहाँ पर। इस केस में उल्टा होता है। इस केस में अगर आप tan थीटा निकालना चाहोगे तो tan थीटा की वैल्यू करंट डिवाइड बाई वोल्टेज बन जाएगी और इसकी वैल्यू 1/r होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है वो आपकी 1/r होती है, ठीक है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो ग्राफ, ये ग्राफ एक इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है आपके लिए, ठीक। अब बात रखना कि जैसे मान लो इसके लिए आगे कुछ आपके क्वेश्चन देते हैं। इसके बाद कहता है ये था दिस इज द IV कर्व ऑफ ए डायोड, है ना। डायोड का ये ग्राफ होता है। देखो ओम्स लॉ का जो होगा ना, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसका हमेशा एक जो लाइन आती है
वोल्टेज और करंट के बीच में वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसको बोलते हैं ये ओमिक कंडक्टर है। अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो बोलेंगे हम ओमिक कंडक्टर है। जैसे देखोगे पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ क्या है, एक ओमिक कंडक्टर, क्यों, इसके जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आया है ना, तो स्ट्रेट लाइन आएगा मतलब ये ओमिक कंडक्टर है। अब देखोगे यहाँ पर जो ग्राफ बनाया है वो बनाया एक डायोड के लिए। डायोड मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जैसे आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ोगे तो वहाँ एक आता है पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं ना। तो जब डायोड के लिए पढ़ोगे तो ये ग्राफ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो एक कर्व के टाइप में होता है ना। तो ये नॉन ओमिक है, मतलब अगर आपसे पूछा है कि एक डायोड का अगर आई कर्व बनाना है तो आप ये ग्राफ बना सकते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा ना कर्व बना सकते हैं। ठीक, ये ग्राफ जाएगा ऊपर जाएगा फिर नीचे होते ग्राफ पीछे चला जाएगा फिर से ये और पीछे जाएगा और ये ग्राफ फिर से कर्व बन जाएगा। ठीक, ये किसके लिए होगा, एक डायोड के लिए होगा। एक आता है गैल्वेनियम आर्सेनाइड। देखो अब गैल्वेनियम आर्सेनाइड का मैं तो पूछूंगा नहीं, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो याद रखना है ना। और ये दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर ओनली फॉर द सीबीएसई बोर्ड है ना, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। कभी क्या होगा ना, आपसे ये ग्राफ दिया रहेगा, लिखा रहेगा ग्राफ की, लिखा नाम लिखा रहेगा OABCD, पूछेगा इसमें कौन सा रीजन है जहां पर नेगेटिव रेजिस्टेंस है ना, कहाँ पूछेगा कहाँ पर नेगेटिव रेजिस्टेंस है ये पूछा जाता है ना। ग्राफ बना देगा, ऑप्शन लिखा है विच रीजन हैव नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस मतलब होता है कि वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का घट जाना ना, वो कहाँ हो रहा है हमारा, इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं है ना। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है ना, इसको बस पढ़ लेना और कुछ नहीं। पूछे कहाँ पर नेगेटिव रेजिस्टेंस होगा, तो जहाँ पर ग्राफ डाउन जाएगा उसको लोग बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं। इसका मतलब होता है वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घट जाना। जनरली वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है, लेकिन एक ऐसा रीजन आता है जहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने पर करंट घट जाता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये किसका है, ये ग्राफ इसको बोलते हैं करंट वोल्टेज ग्राफ बोलते हैं किसका, गैल्वेनियम आर्सेनाइड का। ये भी एक सेमीकंडक्टर है, मतलब ये भी ओम्स लॉ नहीं है, यानी ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। बात समझ आ गया। अब इसमें बताते हैं कि एग्जाम्पल कैसा एग्जाम्पल आता है। मान लो एग्जाम्पल कभी ऐसा दिया जाता है कि मान लो अगर आपसे ग्राफ में ऐसा पूछ दिया गया कि इधर बना दिया गया आपसे एक करंट, इधर बना दिया गया वोल्टेज V, ठीक, और आपसे पूछा गया कि यहाँ पर आपको दो रेजिस्टेंस गिवन है, कह रहा है ये वैल्यू R1 है ये वैल्यू R2 है, तो पूछेगा बताओ कि R1 R2 में कौन बड़ा है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा याद रखना, जो जितना वोल्टेज के सामने होगा, V के जो सामने होगा उसकी वैल्यू हमसे ज़्यादा होगी है ना। जो V के जितना है ना के सामने होगा उसकी वो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा होगा। तो V के क्लोज कौन है, R1 बहुत क्लोज है ना, R1 सामने है तो बोलेंगे R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक, इस पॉइंट को याद रखना। ठीक, अगर इसी में क्वेश्चन आपसे कभी ऐसा पूछा गया बताओ तो इसमें क्या करोगे, मान लो हमने ऐसे ग्राफ दे दिया, फिर से ये लिख दिया R2 ये लिख दिया R1। ठीक, अब इसे बना दिया करंट बना दिया और इसे बना दिया हमने वोल्टेज। अब रिलेशनशिप क्या होगा करंट और वोल्टेज में, मतलब अब यहाँ पर रिलेशनशिप क्या होगा R1 और R2 के बीच में। तो देखो मैंने फिर से कहा कि कौन सी वैल्यू है ना जो वोल्टेज के सामने है R1 या R2। देखो इस वोल्टेज के जो सामने है वो हमारा R1 है, R1 वोल्टेज के सामने है, तो फिर से बोलेंगे कि R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, याद रखना ये दिस इज इंपॉर्टेंट स्पेशली ऑल्सो फॉर द नीट में भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से रहा, इस टॉपिक से हमारा इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना समझ लेना। बात करते बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ना। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मैंने क्या कहा था अभी, इससे पिछला ग्राफ देखो तो होता है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट है ना। अभी कहा था कि ये एक किसी भी सब्सटेंस किसी भी वायर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो क्या करता है अपने में से है ना, उसके अंदर में से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमेशा वो अपोज करेगा, वो हमेशा चाहेगा कि उसके अंदर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नहीं आता है एग्जाम में तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक याद रखना है ना। ये क्या करता है, ये हमेशा अपोज करता है, किसका अपोज करता है, करंट के फ्लो होने का हमेशा ये अपोज करेगा। ठीक, यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ओम है ना, इसका यूनिट क्या होता है ओम, याद रखना। वोल्ट पर मीटर भी होता है लेकिन इसको हम याद रखेंगे ऐसे ओम याद रखेंगे है ना। वोल्ट पर मीटर नहीं, इसको मत लिखो, रखना इसका जो यूनिट होता है इसका यूनिट क्या होता है ओम होता है। ठीक, क्या होता है यूनिट, इसका यूनिट होता है ओम। यानी कि कभी भी अगर आपसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जब पूछा जाएगा, जब भी आप पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, तो जब रेजिस्टेंस हम लिखेंगे तो रेजिस्टेंस जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद में हम एक ओम लगाएंगे। इसका डायमेंशन पढ़ लेना, डायमेंशन ये होता है, ये डायमेंशन पॉइंट है फॉर द जैक बोर्ड है ना, जैक बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड है ना। जैक और अदर स्टेट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैक बोर्ड वाले स्टूडेंट ध्यान देना अच्छे तरीके से। बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो मान लें मैंने मार्क किया कि मान लो अगर ये एक वायर है, ठीक, और कहा कि इस वायर की जो लेंथ है वो मान लो अगर लेंथ हो गई L,
ठीक। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ये, इसकी जो एरिया हो गई ये हो गया ए। ठीक। तो कैसे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो रो इंटू एल बाई ए होती है, मतलब ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली। ठीक। एरिया पर डिपेंड करेगा इन्वर्सली, और एक डिपेंड करता है रो पे। अब ये रो क्या है, तो ये रो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं, है ना। इस चीज को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, या इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। ये किस किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना। यानी जो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे। ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे, है ना। अब ये रेजिस्टेंस किसी, ये रेजिस्टिविटी रो और भी फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो बाद में बताएंगे। ठीक। ख्याल रखना कि रो क्या होगा, किसी, जैसे हम बात करें कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, अलग हो ना, फिक्स हो जाएगा। अगर आप यूज करोगे, अगर आप एल्युमिनियम यूज करोगे तो उसके लिए वैल्यू अलग होगी, है ना। अलग अलग मटेरियल के लिए ये वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक। लेकिन अगर सेम टाइप का दो कॉपर वायर है, एक थिन है एक थिक है, तो दोनों के लिए रेजिस्टिविटी सेम होगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है दोनों कॉपर था, है ना। तो चाहे वो थिक हो चाहे वो थिन हो, रेजिस्टिविटी फिक्स होगी। रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, आर चेंज हो सकता है, लेकिन रो सेम रहेगा, रो चेंज नहीं करेगा सेम मटेरियल के लिए। अब ये दो फॉर्मूला है ना, ये दो फॉर्मूला फॉर द सीबीएसई बोर्ड, है ना। सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट इसको याद रख लेना, है ना। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट इसको रीड, है ना, इसको रिमेंबर दिस फॉर्मूला, नॉट फॉर द स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड वाले मत पढ़ना, इसको नहीं पूछते स्टेट बोर्ड वाले। ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कैसे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करते हैं एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एल हो जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो पहले बताया था प्रूफ करने में, ई को बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बता दिया, और टाउ को बोलते हैं लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इसमें से भी जो रो की वैल्यू होती है, रो की वैल्यू होती है एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये होता है आपके इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसमें कहा आर के, हमने कहा कि कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है। एक तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, है ना, ये फॉर्मूला याद रख लोगे। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे मैं बनाता हूँ स्टार मार्क। ठीक। तो फॉर्मूला याद रख लेना ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला पे रखना रो का, रो इक्वल टू होता है एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर बाई टाउ। ठीक है। एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ होता है, फॉर्मूला याद रखना, है ना। डायरेक्टली एक वाइट शीट पर फॉर्मूला लिखते चले जाओ अभी से, है ना, ताकि जब आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ वो फॉर्मूला रिवाइज करना है, बाकी पूरा नोट्स रिवाइज करने की कोई जरूरत ना पड़े, जस्ट फॉर द 1 डे 2 डे एग्जाम के पहले। बाकी आता है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, है ना। आखिर हम ओम्स लॉ को हम कैसे डिडक्ट कर सकते हैं, अगर हमें ओम्स लॉ प्रूफ करना तो हम ओम्स लॉ को कैसे प्रूफ करेंगे। देखो ओम्स लॉ को प्रूफ करने क्या करेंगे, हमें पता है कि आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, मैंने प्रूफ किया था। ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रख लेना हमेशा, ये फॉर्मूला हमारा बहुत जगह काम आएगा। ठीक। अब क्या करते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं, इस वीडी को लिख सकते हैं। वीडी क्या था हमारे पास, वीडी को हमने कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वीडी लिख सकते हैं ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ, है ना। इस वीडी का फॉर्मूला हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया ई इंटू कैपिटल ई हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन हो गया रिलैक्सेशन टाइम, लिख सकते हैं। इसके बाद अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है वोल्टेज डिवाइड बाई लेंथ, है ना। अगर हमने कहा कि मान लो कि लेट सपोज मैंने कहा कि अगर ये एक हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक, ये हो गया हमारे पास एक कंडक्टर हो गया, और मैंने कहा कि अगर मान लो इसकी लेंथ हो गई एल, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये हो गया ए, और इसको हमने जुड़ा है एक बैटरी से जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, ये है वी। तो इसके एंड पॉइंट के बीच में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर, है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ और वोल्टेज रिलेशनशिप क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होता है वोल्टेज डिवाइड बाई एल। तो मैंने क्या ई की जगह वी बाई एल यहाँ पर पुट कर दिया, सिंपल सा, है ना, ई की जगह पुट कर दिया, वी बाई एल पुट कर दिया। अब क्या करते हैं इस पर देखो, यानी आई इक्वल टू लिख सकते हैं, यानी आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइड टर्म को अंदर ले जाओ, इस वोल्टेज को बाहर कर देना, बस टर्म को रीअरेंज किया, कुछ नहीं, बस वोल्टेज को ले जाओ बाहर। ठीक। अब क्या करते हैं इसके बाद, यानी वोल्टेज इक्वल टू सकते हैं, अब वोल्टेज को ही रखना और क्या करना, धीरे से सारे टर्म को इधर ले जाना, यानी इस एम एल को जाकर यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और ये आकर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये टर्म, बाकी वोल्टेज को ऐसा वहीं छोड़ दो, ये बन गया। अब हमें पढ़ा है, हमने अभी पढ़ा था ना कि v इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है, तो ये v है इक्वल टू आई है इंटू ये टर्म क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो यही था, v इक्वल टू आई आर होना चाहिए। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बच गया है ना, इस ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बच गया, यही क्या है, यही तो कैपिटल आर है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था। तो फॉर्मूला कहाँ से आता है, वो फॉर्मूला यहाँ से आता है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू आर आई बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जहाँ पर आर होता है इसको बोलते हैं एम डिवाइड बाई एल, एम इंटू एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक है,
ये प्रूफ है, एक प्रूफ भी है, एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है, फिर से बोल रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स एक बार देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार देख के चले जाना, है ना। नहीं आएगा तो क्या करना है फिर बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट टिप्स है सभी बोर्ड्स के लिए, है ना। जब भी अगर आप कोई डेरिवेशंस कर रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम डेरिवेशंस को स्टार्ट कैसे करते हैं ये पॉइंट याद होना चाहिए, और डेरिवेशंस करने के बाद रिजल्ट क्या आता है फाइनल वो याद रखना। बीच का स्टेप अगर आप कभी एग्जाम में भूल जाते हो तो हमेशा लिखना आफ्टर सॉल्विंग, है ना। मैंने ये बड़ा बेसिक फंडा मैं बोलता हूँ कि अगर आप बीच में कभी स्टेप भूल जाते हो, है ना, तो लिखना आफ्टर सॉल्विंग। आफ्टर सॉल्विंग करने के बाद डायरेक्ट लिख देना आंसर, है ना। टाइम वेस्ट मत करना वहाँ पर, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग करने का मतलब होता है कि एग्जामिनर आपसे मार्क्स नहीं काट सकता है ना। आपने सॉल्व किया है, आपने हो सकता है आपने सॉल्व किया इसको आपके माइंड में सॉल्व किया होगा, है ना। तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2 लाइन और लास्ट का 1 लाइन डायरेक्टली फॉर्मूला जोड़ लिख देना, है ना। तो कभी अगर आप किसी भी स्टेप पर भूल जाते हो तो इस सारे स्टेप को आप ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर सॉल्विंग लेके भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ट्राई करना लिखने का, नहीं होता है तो लिख सकते हो, है ना। आफ्टर सॉल्विंग यूज कर सकते हो, बहुत मतलब बेसिक फंडा है, बहुत जगह काम आता है हमारा। तो ये काम हमारे चीज़ों को ईजी कर देता है प्रूफ को, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रूफ था यहाँ पर। अब आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेस्टिविटी, है ना, कि आखिर कैसे डिपेंड करता है ना। मैं कह रहा हूँ कि आखिर हमारा कैसे डिपेंड करेगा रेस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, किस पर, टेम्परेचर पर। इसको बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। रेस्टिविटी का मतलब हो गया, हम बात कर रहे हैं रो की, और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं आर की। इस पे क्या इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ, है ना। स्टेट बोर्ड के लिए बात करता हूँ तो याद रखना कि जो रेस्टिविटी होती है वो इस पर डिपेंड करती है। रो टी इक्वल टू होता है रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। अल्फा को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिविटी बोलते हैं, ठीक। कुछ पॉइंट हो याद रखना कि कंडक्टर के लिए, है ना, कंडक्टर के लिए इस अल्फा की वैल्यू, है ना, फॉर द कंडक्टर अल्फा की वैल्यू होती है पॉजिटिव, ठीक। और सेमी कंडक्टर के लिए ही अल्फा की वैल्यू बन जाती है नेगेटिव, है ना। इस अल्फा की वैल्यू बन जाती है नेगेटिव। डायरेक्टली ये एमसीक्यू में पूछा गया था नीट में, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो होता है रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ना। और वो फॉर्मूला सिमिलर फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, और उस पर न्यूमेरिकल्स आता है। एनसीईआरटी में इस पर न्यूमेरिकल्स गिवन है, 2-3 न्यूमेरिकल्स गिवन है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है। वो न्यूमेरिकल्स सीबीएसई बोर्ड्स वाले स्टूडेंट जरूर कर लेना, है ना। अब इसके कुछ ग्राफ है, अब इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या बताता हूँ। एक तो पहला ग्राफ होता है कि रेस्टिविटी वर्सेस टाइम, है ना, कि रेस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, किसके लिए, एक कंडक्टर के लिए। कंडक्टर मतलब कॉपर, कॉपर क्या हो गया, कॉपर हो गया हमारा कंडक्टर। और एक लास्ट डिपेंड कर देना किसके लिए, एक सेमी कंडक्टर, है ना। तो याद रखना कि जब कंडक्टर के लिए क्या होता है, कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी ऐसे बढ़ेगी ऊपर, है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर द सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, है ना। एंड फॉर द स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। स्टेट बोर्ड के लिए क्या पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड के लिए पूछा जाता है इस चीज को एमसीक्यू पूछा जाता है कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी फॉर सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज करेगा, कंडक्टर के लिए इंक्रीज करेगा। तो दिस इज फॉर द कंडक्टर, मतलब चालक बोलते हैं ना। और सेमीकंडक्टर का मतलब होता है, इसको बोलते हैं अर्धचालक बोलते हैं। दिस इज फॉर द सेमीकंडक्टर, ठीक। बीच का ग्राफ है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस ग्राफ का बस आपको एक स्टेटमेंट याद रखना कि आखिर ये बीच का ग्राफ किसके लिए है। देखो बीच का ग्राफ ऐसा दिया ना कि इसकी वैल्यू बहुत ही स्लो इंक्रीज करती है। देखो ये भी देखोगे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बहुत स्लो इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर को देखोगे ना 800 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओगे तब जाके ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये किस चीज़ के लिए होता है, तो ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, है ना। ये किसके लिए होता है, ये होता है एलॉय के लिए, ठीक। ये कौन हो गया, ये होता है हमारा एलॉय के लिए, ठीक। क्या रखना कि यानी पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप बहुत कम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी एलॉय की नहीं बढ़ती है। एग्जाम्पल तो याद रखना, एक को बोलते हैं मैंगनीन, एक को बोलते हैं नाइक्रोम, है ना। ये जो मैग्नीन वायर कहाँ यूज करोगे, जब आप यूज करोगे मीटर ब्रिज, है ना। आप सबसे अपने फिजिक्स लैब यूज करोगे तो हाँ एक आता है इंस्ट्रूमेंट से बोलते हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में एक वायर लगा होता है 1 मीटर का। पूछा जाता है कि ये वायर किस चीज़ से बना है, तो यह वायर बना होता है हमारा मैंगनीन से बना होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी रेजिस्टिविटी ना बढ़े इसलिए। अब आता है सिमिलरली, इसी प्रकार से हम किसके लिए लिख सकते हैं, इसी तरह से हम लिख सकते हैं एक रेजिस्टेंस के लिए हम लिख सकते हैं, ठीक। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, RT इक्वल टू R नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। यानी इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद रखना। पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है ये
है ना, कि कैसे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो देखो जहाँ पर मैंने लिखा था रो, वो बन जाएगा बस आर और कुछ नहीं, ठीक। और उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अल्फा का, वो फॉर्मूला याद रखना, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस टर्म को रीअरेंज किया है। तो मैं कहता हूँ अगर आपको याद रखना है तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, है ना। इस पर एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल्स गिवन है ना, दोनों न्यूमेरिकल्स इस प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। एनसीईआरटी के एक साइड में ये क्वेश्चन गिवन है। एंड फर्स्ट मोर थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के लिए इस बार के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट बोर्ड के लिए नहीं आएगा, है ना, स्टेट बोर्ड के लिए मैंने पूछा नहीं आएगा, ठीक। आरटी को बोलेंगे, आरटी को लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। जब टेम्परेचर टी होगा उसमें जो रेजिस्टेंस होगी इसको बोलते हैं हम लोग आरटी बोलते हैं, ठीक। आर नॉट किसको बोलेंगे, आर नॉट बोलेंगे जब टेम्परेचर टी नॉट हो, जब टेम्परेचर टी नॉट हो उसमें रेजिस्टेंस को बोलेंगे आर नॉट। डेल्टा टी को बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, है ना। और इसी टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं टी माइनस टी नॉट से भी डिनोट करेंगे, बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। और इस अल्फा की वैल्यू बताया था कि इस अल्फा की वैल्यू कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होगी, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, और सेमी कंडक्टर के लिए ये अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था कि रजिस्टर क्या है, जो करंट के फ्लो होने का अपोज करे, या बोल सकते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अपोज करता है, इसको हम रजिस्टर बोलते हैं। अब रजिस्टर क्या होते हैं हमारे पास, इसको हम डिफरेंट हम कंबाइन कर सकते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं, हम सिंपल सी बात करते हैं, मान लो हमारे पास डिफरेंट टाइप के पाइप्स हैं, है ना। तो कुछ पाइप्स जो कुछ पाइप ऐसे होती है इसकी थिकनेस कम होती है, कुछ पाइप्स होती है इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, तो हम ऐसे पाइप्स को जॉइंट कर सकते हैं। वैसे कहता है कि हमारे पास जो रजिस्टर होते हैं इसको भी हम जॉइंट कर सकते हैं। तो जब इस टाइप के रजिस्टर को, है ना, पहले आते हैं लाइन बाय लाइन लगाएं, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक। अब याद करते हैं इसको हमने क्या जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया हमने एक बैटरी से, जिसका एक टर्मिनल कैसा है पॉजिटिव, एक टर्मिनल है नेगेटिव। तो ये पता है कि करंट कहाँ से फ्लो करता है, करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है और नेगेटिव टर्मिनल में आके एंड हो जाता है, ठीक। देखो जितना करंट जाएगा, अगर आई करंट यहाँ से जा रहा है तो आई करंट वापस भी आना चाहिए, ठीक है। ये बात रखना, बैटरी के साथ ये फिक्स होता है, जितना करंट जाएगा उतना करंट वापस भी आना चाहिए, ठीक, बना दिया। अब जब ये करंट ऊपर जा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, ये सेम करंट सब सारे रजिस्टर से फ्लो कर रहा होगा, सेम करंट। जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक हमारे पास बोलते हैं अगर एक पाइप है तो एक पाइप में से सेम वाटर फ्लो करता है, जब तक कि उस पाइप के 2 पार्ट या 3 पार्ट ना हो जाए, है ना। एक पॉइंट पर आने के बाद वो पाइप 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो अलग अलग पार्ट में वो पानी चला जाएगा, है ना। तो कब होगा, जब ऐसे कुछ अलग अलग पाथ हो, ठीक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लो कर रहा है हमारा वाटर फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पर फ्लो करेगा हमारा करंट, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो दिख रहा होगा कि जो करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो सभी रजिस्टर में से सेम फ्लो करता है। मतलब कि सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, एमसीक्यू में आता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट इच फ्लो पास थ्रू इच रेजिस्टेंस, है ना। यानी कभी कुछ एमसीक्यू में आ जाए कि बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम क्या रहता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो क्वांटिटी सेम रहती है वो करंट होती है, आई होती है। बात समझिएगा, क्या होता है, वो हमारा करंट होता है, आई होता है, ठीक। आई करंट करता है जो कि सब में सेम फ्लो करता है। अब बात करते हैं तो डिफरेंट क्या होगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंट चीज क्वांटिटी होती है वो होता है इच रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। मतलब जितने रेजिस्टेंस सबके अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज होता है। जैसे देखोगे कि पहला जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, दूसरे के अक्रॉस रेजिस्टेंस V2 है, तीसरे के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है ना, वोल्टेज है वो हमारा V3 है। V1 V2 V3 आर द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस रेजिस्टर R1 R2 एंड R3। बात समझ आ गया। अब हमें पता है ओम्स लॉ पढ़ रहा है हमें, ओम्स लॉ क्या होता है तो हम जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है IR, ठीक है, IR। बात करते हैं हम फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा V1, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू I, करंट I हो गया और रेजिस्टेंस R1 हो गया, तो लिखेंगे V1 इक्वल टू I इंटू R1। सिमिलरली इस V2 क्या लिखेंगे, इस V2 को लिखेंगे I इंटू R2, ठीक है, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा वो I है एंड रेजिस्टेंस R2 है। सिमिलरली पूछा जाएगा कि थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैसे लिखेंगे, तो V3 को कितना पड़ेगा I इंटू R3। मतलब कि अगर हमारे पास अगर इस टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है तो सबसे पहले जरूरी क्या होगा हमारा निकालना, करंट, कि ये करंट हम निकालेंगे कैसे, है ना, ठीक है। क्या रहेगा, हमें सबसे पहले ये करंट को निकालना कि करंट को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, ठीक। अब मैंने लिखा ना V इक्वल टू IR, ये V I इक्वल टू IR मीन्स किसकी लिखा है, देखो। तो हम चाहते हैं ना, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब कहने का मतलब होता है कि हम इस सारे रेजिस्टेंस को हटा दें, R1 R2 R3 को हम हटा दें और एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें, है ना। अब उस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, सच दैट कि ये वोल्टेज V अप्लाई करने पर सेम करंट उससे I फ्लो करे, है ना। हम चाहते हैं कि इन सारे अलग अलग रेजिस्टेंस को हटाकर एक हम सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं। तो मान लो उसका जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाया है ना, जो हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं उसकी वैल्यू कितनी है, RS, ठीक। तो V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे, V इक्वल टू
तो हमने कहा जो हम नेट जो बैटरी लगा रहे हैं इससे क्रॉस हमने क्या लगा दिया, एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आर एस है। तो वी इक्वल टू क्या होता है पता है, वी इक्वल टू होता है आई आर, तो लिख सकते हैं वी इक्वल टू आई इंटू आर एस। ठीक, आर एस क्या हो जाएगा, इक्वलेंट। अब ये सिंपल वी वोल्टेज किसके इक्वल होगा, यानी ये जो टोटल वोल्टेज वी आ रहा है ये किसके इक्वल है, ये V1 है ना, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 सभी के सम के इक्वल आ जाएंगे, सबको जोड़ देंगे तो हमारा टोटल वोल्टेज V आ जाएगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दिया, और V1 की जगह IR1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 से सबको लिख सकते हैं, है ना। तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 सब में कॉमन क्या आ जाएगा, सब में कॉमन I है, तो I सब में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो I सब में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट यहाँ से। तो क्या बच जाएगा, RS इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या याद रखना है इसमें, याद रखना सिर्फ ये फॉर्मूला, ठीक है। और किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमसे अगर वोल्टेज पूछा जाएगा तो उस V1 को क्या लिखेंगे, I इंटू R1, ठीक है। अब ये हम निकाले RS। अब देखो, अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ हम I कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमें क्वेश्चन में I गिवन नहीं रहेगा, हमें गिवन रहेगा ये वोल्टेज V गिवन रहेगा, और हमें I कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हमें ये 3 रेजिस्टेंस गिवन रहेगी। तो देखो करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इसके बाद करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो I इज इक्वल निकालना होगा, तो लिखना V डिवाइड बाई RS, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इसको है ना, उस तो वोल्टेज को डिवाइड कर देना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, वो आ जाएगा करंट I। अब ये जो करंट I आएगा, इस करंट I को आप कहीं भी पुट करके आप निकाल सकते हो, है ना। यहाँ I पुट कर दोगे तो I इंटू R1 करोगे तो V1 आ जाएगा, इसी I को यहाँ R1 पुट करोगे तो I इंटू R2 करोगे तो V2 आ जाएगा, और सिमिलरली I इंटू R3 करेंगे तो हमारा V3 आ जाएगा ना, सिंपल फंडा। तो सबसे पहले क्या रखना, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS, एंड सेकंड स्टेप हमें याद रखना पड़ेगा करंट कैसे निकालेंगे, वोल्टेज जो हमें गिवन रहेगा बैटरी का डिवाइड कर देंगे जो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS निकालना है इससे। बात समझ आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो पॉइंट याद रख लो इसमें। अगर मान लो हमने जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया है ना, R1 R2 R3, मान लो कह रहा है कि अगर इन सभी की वैल्यू इक्वल हो जाए, है ना, और ऐसे हमने कितने रेजिस्टेंस लगाए, हमने ऐसे n रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, यहाँ तो मैंने 3 लिखा है ना, मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया हुआ 3 है, तो हमने कितने लगाया, हमने n लगाया, n की कुछ भी हो सकती है, 3 5 100 कुछ भी हो सकती है। और मान लो इन सभी की जो वैल्यू है वो अगर R के इक्वल है ना, सभी की वैल्यू बराबर है और वो R के इक्वल है, तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आता है RS की वैल्यू होती है वो n टाइम्स ऑफ R हो जाता है। कितना होता है वो, सिंपल n टाइम्स ऑफ R कर देना, जहां पर n क्या होगा, n हो जाएगा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, n को बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना, यानी हम कितने रेजिस्टेंस लगाने वाले हैं, और वो रेजिस्टेंस जिसमें सभी की वैल्यू बराबर है। क्या देगा, ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स में जब भी 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं तो वहाँ पर हमेशा वहाँ पर सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू वो इक्वल कर देते हैं। तो ऐसे निकालने का फंडा हो जाएगा, हम ऐसे निकाल सकते हैं। बात समझ आ गया, इस पर निकल आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसे बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, तो पैरेलल का मतलब होता है कि एक लाइन ऊपर होगा, उसके नीचे एक और होगा, उसके नीचे एक और होगा, है ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है कुछ टाइप से चीज़ों को जब हम ऐसे लगाते हैं, इसे बोलते हैं पैरेलल, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, एक बैटरी का होगा नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट I फ्लो करेगा। कह रहा है यहाँ पर जब हम रेजिस्टेंस को हम कैसे लगाते हैं, रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे लगा देते हैं पैरेलल में, इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस केस में देखो क्या होता है ना, कि इस केस में जो करंट यहाँ से I आने वाला है, जो करंट यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट I आएगा, देखोगे इस पॉइंट, जो मैंने बनाया रेड का जंक्शन बनाया, रेड डॉट, देखो इस पॉइंट पर आने के बाद ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मतलब समझो कि अगर नीचे से अगर I की जगह एक करंट फ्लो, एक वाटर फ्लो कर रहा होता, तो वाटर क्या होता, वाटर क्या हो रहा होता, वाटर यहाँ से जो भी आ रहा होता, वाटर इस पॉइंट पर आने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता, ठीक है। जैसे वाटर डिवाइड हो जाता है अलग अलग पाइप में, वैसे ही हमारा जो करंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट में। तो ऊपर से कितना करंट गया, I1, नीचे बीच में चला गया करंट, चला गया वो I2, और नीचे जो करंट चला गया वो कितना है, I3। मतलब कि तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 में क्या सभी में इक्वल करंट होगा, तो नहीं, करंट इक्वल नहीं होता है। I1 I2 I3 करंट होता है अलग अलग। तो इक्वल क्या होता है, तो देखोगे ना कि यहाँ पर जो मैंने रेजिस्टेंस बनाया है, 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, देखोगे इसका एक एंड है जो रेड पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और इन सभी रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो एक ब्लू पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब जितने रेजिस्टेंस लगाए हैं सबका, देखोगे सबका एक एंड पॉइंट कहाँ जुड़ा हुआ है, रेड पॉइंट से, R1 R2 एंड R3 का, और इसका जो दूसरा एंड होगा, देखोगे दूसरा एंड 6 से जुड़ा हुआ है एक ब्लू पॉइंट से। मतलब दोनों के बीच में सेम क्या रहेगा, दोनों के बीच में जो सेम रहता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। इस केस में क्या बोलते हैं, इस केस में बोलते हैं लोग वोल्टेज सेम रहता है, क्योंकि सभी का एक एंड से जुड़ा हुआ है। जैसे देख लो कि ये एंड कहाँ जुड़ा हुआ है, ये एंड जुड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, रेड वाला, और जिसका जो ब्लू पॉइंट है वो कहाँ जुड़ा है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सभी में सेम क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो बोल सकते हैं कि इन दिस कॉम्बिनेशन सेम पोटेंशियल ड्रॉप
अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, मतलब या बोल सकते हैं सेम वोल्टेज होगा सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। बात समझ आ गया? तो फिर से बात करें तो ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू होता है हमारे पास आई आर, पता है सबसे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू अगर आई आर होता है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डिवाइड बाई आर। ना कॉपी मिलते चले जाना, ठीक है, लिख रहे हो तो रफ कॉपी उठा लो और वहां पर लिखते चलना। अगर वी इक्वल टू आई आर है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। ठीक, अब देखो हम पहले वाले में कितना होगा, आई वन की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने कहा था पहले वाले में भी कितना होगा, वोल्टेज वी होगा, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, रेजिस्टेंस जो की वैल्यू वो आर वन है। तो आई वन इक्वल टू जाएगा वी बाई आर वन, आई टी की वैल्यू हो जाएगी वी बाई आर टू, और आई थ्री की वैल्यू हो जाएगी वी बाई आर थ्री। हम ऐसे करके हम वोल्टेज, हम ऐसे करके तीनों में करंट हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब ये भी पता है कि यही जो करंट आई आया था ये करंट तो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है। जो करंट आई आया ये करंट तो आई वन, आई टू, आई थ्री में डिवाइड हुआ है तीन पार्ट में। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल करंट होगा आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, यानी टोटल जो करंट हम लिखते हैं आई, इसके लिए क्या होगी, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री के इक्वल हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर वन से सबकी वैल्यू पुट कर दो, आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू पुट कर देते हैं। आई वन आई टू एंड आई थ्री में तो हो जाएगा वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री। अब ये आई क्या होगा, अब हम कहते हैं कि हम चाहते हैं ना, हम ऐसा चाहते हैं कि हम ये तीन रेजिस्टेंस क्यों यूज करें, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हम चाहते हैं कि इन तीनों को हम हटाते हैं, है ना, इन तीनों को हम रिप्लेस करना चाहते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से। तो इस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि इस बैटरी से जोड़ने पर भी करंट उतना ही फ्लो करे, है ना, उस बैटरी से जोड़ने पर भी करंट उतना ही फ्लो करे। तो उस केस में हम तीन को हटाने के बाद हमें कितना एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको मैंने यहाँ पर डिनोट किया है आरपी से। किसे डिनोट किया हमने, आरपी से। तो इसके हो जाएगा, तो इसके लिए टोटल करंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टोटल करंट आई की वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज डिवाइड बाय जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने बताया आरपी, वो हो जाएगा। ठीक, अब क्या करोगे, यहाँ से वी वन वी वी सब कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, वन बाई आर पी इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। ये हो जाएगा इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम पोटेंशियल होता है, यानी सेम वोल्टेज होता है, यानी सेम पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम ऐसे निकालते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको बोलते हैं कि मान हमने इसे लगा दिया, ठीक। अब हम कहते हैं कि इस केस में अगर हमसे पूछा जाएगा हमें करंट निकालना, तो करंट तो हम निकाल सकते हैं, है ना। अब हम करंट कैसे निकालेंगे, मान लो में किसी क्वेश्चन में हम करंट गिवन ही नहीं है ना, याद रखना हमसे क्वेश्चन में कभी करंट की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं होती है ना। या फिर मान लो अगर हमसे वोल्टेज भी नहीं गिवन है ना, तो क्या हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में अगर हमें करंट की वैल्यू गिवन नहीं है, हमसे पूछा टोटल करंट क्या होगा, तो टोटल करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा V डिवाइड बाई आर पी, ठीक है। करंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, V आई इक्वल टू हो जाएगा V डिवाइड बाई आर पी। हम ऐसे निकालेंगे टोटल करंट की वैल्यू, ठीक है। वो देख सकते हो, वो यहाँ से भी लिखा होता है, आई कैसे निकाल सकते हैं, V डिवाइड बाई आर पी करके, ठीक। अब इसमें कुछ एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है, जो मैंने पहले बताया कि हमने यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, है ना, सभी की वैल्यू बराबर हो जाए, यानी R1 की वैल्यू R2, है ना। और ऐसे मैंने जो डायग्राम में दिखाया वो तीन रेजिस्टेंस है। हम कहते हैं तीन नहीं है, टोटल यहाँ पर n रेजिस्टेंस है ना। ऊपर R1 फिर नीचे R2 फिर आते उसके नीचे एक R4 होगा, फिर R5 होगा, ऐसे करके n रेजिस्टेंस लगाया और सभी की वैल्यू इक्वल है, वो R के इक्वल है ना। सभी के लिए किसकी इक्वल है, सभी की वैल्यू इक्वल है, और वो मान लो सबकी वैल्यू जो बराबर है वो R के इक्वल है। इस केस में जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा RP की वैल्यू, वो वैल्यू होती है, वो होता है R डिवाइड बाई N। कितना होता है, वो चाहता है हमारा R डिवाइड बाई N, जहां पर N क्या हो जाएगा, N हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। बस समझ आएगा, देखा ना, 1 2 3 ऐसे मैंने कितने रेजिस्टेंस लगाया था, N रेजिस्टेंस लगाया था, और सभी की वैल्यू किसके बराबर थी, R के बराबर थी। तो पैरेलल में याद रख लेना कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्मूला आता है वो RP इक्वल टू R डिवाइड बाई N आ जाता है, ठीक। यहाँ तक बात समझ आ गया, यानी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए यहाँ से बन जाएगा अगर सभी की वैल्यू बराबर दे दिया है तो। और पैरेलल में जब भी आपसे तीन रेजिस्टेंस पूछेगा तो हमेशा तीनों की वैल्यू बराबर देगा, है ना। उस केस में हम क्या लिखेंगे, R डिवाइड बाई 3 कर लेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट बताते हैं, एक स्पेशल केस है जो आता है अगर टू रेजिस्टेंस के लिए, है ना। देखो टू रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक स्पेशल केस है कि मान लो अगर, है ना, यहाँ पर अगर हमसे मान लो सुनिए दो रेजिस्टेंस दे दिया ऐसे, ठीक, एक की वैल्यू R1 और एक की वैल्यू R2 हो गई, ठीक। अगर इसका पूछा जाएगा पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ना, पैरेलल में, तो उस केस में जो RP की वैल्यू होती है इक्विवेलेंट R1 और R2 का, वो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना RP की वैल्यू, ठीक है। कंफ्यूज मत करना, जो मैंने 1 बाई, देखो ये 1 बाई R1 था जो मैंने यहाँ लिखा है, ये 1 बाई R1 है, और हम बता रहे डायरेक्टली दो रेजिस्टेंस को हम लगाएंगे पैरेलल में, तो RP की वैल्यू कितनी आएगी, तो इस RP की वैल्यू होती है, वो होता है R1 इंटू R2,
है ना, डिवाइड बाई R1 प्लस R2 हो जाता है। ये होता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत भी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जब भी आपसे दो रेजिस्टेंस को दे देगा अगर किस में, पैरेलल में, तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला आके सॉल्व कर लेंगे, है ना। और दो रेजिस्टेंस जब भी देता है तो वो दोनों की वैल्यू अलग अलग ही देता है। तो ये फॉर्मूला विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर जाता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम चैप्टर था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको मैंने एक पार्ट में आपको कंप्लीट किया। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम आपको करेंगे, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करेंगे, उसमें बात करेंगे किरचॉफ लॉ की बात करेंगे और बात करेंगे वहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज की। इस प्रकार हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो ठीक है, तो जब तक के लिए इस पार्ट को अच्छे से देख लो, ना नोट्स बना लो, कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, हम आपका आंसर कर देंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमसे बने रहो।